हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M4R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 59 है और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एन आईओटी इकोसिस्टम डिवाइसेस विद यूनिक आइडेंटिटी हैविंग मॉनिटरिंग एंड रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी आर नोन एज। यानी कि एक आईओटी इकोसिस्टम में जो डिवाइसेस या जो हार्डवेयर यूज किया जाता है, चाहे वो मॉनिटरिंग के लिए हो, रिमोट हो, सेंसर हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है थिंग्स। ठीक है, एक आईओटी इकोसिस्टम में जो चीज़ें यूज होती हैं उसे थिंग्स कहा जाता है और थिंग्स का मतलब चीज़ें। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिंग्स। अगला क्वेश्चन, अ टिपिकल आईओटी सिस्टम डिजाइन विच रेफर टू द इंडिविजुअल नोड डिवाइसेस एंड देयर प्रोटोकॉल दैट आर यूटिलाइज्ड टू क्रिएट अ फंक्शनल आईओटी इकोसिस्टम इज टर्म एज। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि एक आईओटी इकोसिस्टम में हमें जो काम करना है या उस आईओटी इकोसिस्टम से जो काम करवाना है उसके लिए कौन सा डिजाइन यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है फिजिकल डिजाइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो। क्लियर है? तो अगर हमें लाइट को ऑटोमेटिक दिन के हिसाब से ऑफ और रात के हिसाब से ऑन करवाना है तो उसके लिए अगर उस तरह का आईओटी को सिस्टम बनाना होगा तो उसके लिए दो तरह के यहाँ पर मतलब डिजाइन की जरूरत है। एक तो फिजिकल डिजाइन, यानी कि जहां पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इसके लिए हमारा एलडीआर सेंसर लगेगा, लाइट जरूरत पड़ेगी और ये वो मतलब जो हार्डवेयर है उसका कॉम्बिनेशन और सेटअप जो है ये फिजिकल डिजाइन कहलाएगा। यानी कि एक आईओटी इकोसिस्टम से जो काम हमें मतलब उससे करवाना है या फिर करना है वो फिजिकल डिजाइन पे डिपेंड करता है और किस तरीके से वो काम होगा, ठीक है, वो लॉजिकल डिजाइन पे डिपेंड होता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर फिलहाल तो क्या होगा? फिजिकल डिजाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल अवेलेबल इन आईओटी इकोसिस्टम टिपिकली फॉल इन फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि जो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल आईओटी में उपलब्ध हैं वो कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल भी होता है, पुल एंड पुश मॉडल भी होता है, पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि एक आईओटी इकोसिस्टम में जो काम हमें करवाना है वो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए जिम्मेदार होता है लॉजिकल डिजाइन। तो इसका सही आंसर लॉजिकल डिजाइन होगा। अभी यहां पर हमने इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखा जहां पर उसका आंसर फिजिकल डिजाइन था, यहां पर इसका आंसर हमारा लॉजिकल डिजाइन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IEEE 802.16 प्रोटोकॉल स्टैक इज कॉमनली रेफर्ड एज। तो इसका सही आंसर है WiMAX। ठीक है, 802.16 ये WiMAX के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 802.11 जो होता है वो ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर ये 16 है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर WiMAX होगा। अगला क्वेश्चन है, आईओटी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इंक्लूड। यानी कि आईओटी के एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? तो MQTT, HTTP, ओनली MQTT या फिर बॉथ। तो यहां पर इसका सही आंसर है बॉथ, क्योंकि MQTT एंड HTTP दोनों ही जो प्रोटोकॉल हैं ये एप्लीकेशन लेयर बेस्ड होते हैं। क्लियर है? ये हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, बिट्स एट फिजिकल लेयर आर कन्वर्टेड टू फ्रेम एट डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो यहां पर इसका सही आंसर है डेटा लिंक लेयर। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है बेसिकली कि जो हमारी फिजिकल लेयर होती है OSI मॉडल में, तो यहां पर डेटा जो होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है और बिट्स के बाद में वो डेटा जो है वो फ्रेम में कन्वर्ट होता है। तो फ्रेम में जब कन्वर्ट होता है तो वो कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? तो उसका सही आंसर डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर पर जो हमारा डेटा होता है वो फ्रेम में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश टाइप ऑफ फाइबर केबल सफर फ्रॉम हाई सिग्नल डिस्पर्सन। तो यहां पर इसका सही आंसर है मल्टी मोड। मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि फाइबर केबल पर अगर हमें हाई सिग्नल डेटा का फैलाव करना है तो उसके लिए मल्टी मोड की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर मल्टी मोड होगा। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन OSI मॉडल। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है OSI मॉडल में इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है नोड टू नोड डिलीवरी। ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60, अ टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर कंटेन। यानी एक माइक्रो कंट्रोलर क्या कंटेन करता है? टाइमर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एक माइक्रो कंट्रोलर में तीनों चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूड। तो यहां पर इसका भी सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इसके कई सारे एडवांटेज हैं, सेविंग कॉस्ट एंड मेकिंग सर्किट कॉम्पैक्ट, सेव पावर कंजम्पशन। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंसर विच प्रोड्यूस कंटिन्यूअस सिग्नल दैट आर प्रोपोर्शनल टू द सेंडेड पैरामीटर आर।
क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे सेंसर होते हैं जो कि कंटिन्यूसली सिग्नल जो है वो जनरेट करते रहते हैं, तो वो कौन से सेंसर होते हैं? तो इसका सही आंसर है एनालॉग सेंसर। ठीक है, एनालॉग सेंसर जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर एनालॉग सिग्नल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा कौन सा मतलब इसमें से ऑप्शन है जो कि एक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो सीधा आंसर है सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल या सोलर पैनल जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट सेंसर इंटरफेसिंग इज आर। यानी कि जो हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं एक आर्डिनो बोर्ड पर, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर हैं, क्योंकि SPI प्रोटोकॉल भी यूज होता है, I2C भी यूज होता है, I2C को इसको I2C बोलते हैं, और UART भी यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, IEEE प्रोटोकॉल कॉमनली रेफर्ड एज वाईफाई। यानी वाईफाई के लिए कौन सा IEEE स्टैंडर्ड यूज होता है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर C 802.11। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। वाईफाई एंड ब्लूटूथ के लिए 802.11 IEEE स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि LRWPAN के लिए कौन सा इसमें IEEE स्टैंडर्ड है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर है 802.15। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 802.15। कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं जो आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 एंड लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर सीधा सा है 6 लो WPAN। ठीक है, ये IPv6 का लेटेस्ट वर्जन है जो कि लो पावर को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस फ्लो ऑफ 4 स्टेज IoT सोल्यूशन आर्किटेक्चर इंक्लूड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि IoT की जो स्टेजेस होती हैं, तो देखिए IoT की टोटल 4 स्टेज होती हैं, तो उन 4 स्टेजेस में से किस तरीके से वो ऑर्डर में रखी जाती हैं, उसका प्रोसेस फ्लो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए। IoT के जो 4 स्टेज होती हैं ये कुछ इस ऑर्डर में होती हैं, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 4 स्टेज होती हैं जो कि इसी ऑर्डर में होती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल कैन बी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू वर्क एज। ठीक है, यानी HC05 जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है तो उसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? स्लेव ओनली, मास्टर ओनली। तो स्लेव एंड मास्टर मोड होता है, ये हमने जब ब्लूटूथ के बारे में पढ़ाया था तब आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल को हम स्लेव एंड मास्टर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका मास्टर और स्लेव, यहां पर इसका आंसर सही होगा सी। क्लियर है? मास्टर एंड स्लेव दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। मास्टर बेसिकली वो होता है जो डेटा सेंड करता है, और स्लेव यानी कि जो डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये चीज होती है फिलहाल। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, इसका सही आंसर है बॉड रेट। यहां पर आप इसको पढ़ लें। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बॉड रेट। अगला क्वेश्चन है, द टोटल बिट्स ट्रांसमिटेड इन 1 यूनिट टाइम इज रेफर्ड एज। तो यहां पर इसका सही आंसर है बिट्स रेट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बिट्स रेट है। आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पिन इज आर्डिनो रीड डेटा फ्रॉम एनालॉग सेंसर एंड कन्वर्ट वैल्यू इनटू डिजिटल सेंसर। तो इसका सही आंसर है एनालॉग। ठीक है, तो यहां पर एनालॉग पिन होती है जहां पर एनालॉग सेंसर कनेक्ट किए जाते हैं और वहां से डेटा जो होता है वो वापस से डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट होता है। कैसे? देखिए, जैसे LDR सेंसर का एग्जांपल लेते हैं, तो LDR सेंसर में क्या होता है कि ये एक एनालॉग सेंसर है और इसे हम एनालॉग पिन पे कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमें वैल्यू मिलती है वो डिजिटल में मिलती है। जैसे 500 मिल रही है, 600 मिल रही है, तो ये क्या है? डिजिटल वैल्यू है। क्लियर है ना? क्योंकि LDR सेंसर जो होता है ये थोड़ी 500 या 600 वैल्यू भेजता है, ये तो कुछ सिग्नल जनरेट करता है और उसी सेंसर के आधार पर जो हमारी एनालॉग पिन होती हैं वो डिजिटल वैल्यू में उस डेटा को कन्वर्ट करती हैं। क्लियर है? तो ये होता है यहाँ पर ADC यूज होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन, एनालॉग राइट मेथड कैन बी यूज्ड फॉर। यानी एनालॉग राइट मेथड जो होता है ये कहां पर यूज करते हैं? PWM पिन, हाइब्रिड पिन, डिजिटल पिन। तो इसका सही आंसर है PWM पिन। एनालॉग राइट फंक्शन का हम PWM पिन पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी एनालॉग पिन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें एनालॉग ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर इसका सही आंसर PWM होगा। अगला क्वेश्चन, इन 8MEGA3 टू 8P द लेटर P स्टैंड फॉर। यानी इसमें P का क्या मतलब होता है? तो P का मतलब होता है पिको पावर। ठीक है, P यानी कि पिको पावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन है, इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन। यानी इंडक्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है? तो देखिए, जिस तरीके से हमारा कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर को मेजर किया जाता है ओम में, कैपेसिटर को मेजर किया जाता है यहाँ पर फैरेड में। ठीक है, कैपेसिटर को फैरेड में मेजर किया जाता है, रजिस्टर को ओम में मेजर किया जाता है। इसी तरीके से इंडक्टेंस को हेनरी में मेजर किया जाता है। इंडक्टेंस को हेनरी में मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग डैश फंक्शन
फंक्शन इज यूज टू कन्फिगर द पिन एज इनपुट और आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट पिन को कन्फिगर करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है पिन मोड। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर है, पिन मोड फंक्शन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज, यानी कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसका सही आंसर है ओम, यानी जो रेजिस्टेंस होती है वो ओम में मेजर की जाती है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओम। अगला क्वेश्चन, इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग डैश फंक्शन इज यूज टू मेक डिजिटल पिन हाई, यानी कि पिन को हाई या लो करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है डिजिटल राइट। ठीक है, डिजिटल राइट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल पिन के लिए, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग डिजिटल पिन हैव डैश पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, यानी कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग में डिजिटल पिन जो हमारी होती हैं उसको हम कितनी पॉसिबल वैल्यू दे सकते हैं, तो 2, यानी 0 या फिर 1, दो में से कोई एक वैल्यू दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 2, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन, यानी कैपेसिटेंस को किस में मेजर किया जाता है, तो इसका सही आंसर है फैरेड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, फैरेड। क्लियर है, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो फैरेड में मेजर की जाती है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज, यानी कि जो करंट हमारी एक कंडक्टर में जो करंट पास होने से रुकती है, अपोजेस का मतलब जो रोकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट के बहाव को ये। अगला क्वेश्चन है डैश इज द अश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्थी एंड एक्यूरेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर और एक्यूरेट होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर इसका सही आंसर है इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी इज द एश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्थी एंड एक्यूरेट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से है, तो इसका सही आंसर है बी। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, तो इसका सही आंसर है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप इसे पढ़ लेना, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट और डिवाइसेस को चेक करने के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रूल दैट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज नोन एज, यानी कि अगर हमें एक लिमिट में इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिलती है तो वो क्या है, तो वो एक कॉन्फिडेंशियल होगा। ठीक है, वो डेटा या फिर वो चीज कॉन्फिडेंशियल होगी, तो इसका सही आंसर है कॉन्फिडेंशियल। अगला क्वेश्चन, फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही आंसर है अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी इज द गारंटी ऑफ रिलायबल एंड कांस्टेंट एक्सेस टू योर सेंसिटिव डेटा बाय ऑथराइज्ड डेटा। ठीक है, तो ये आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ लेना। अगला क्वेश्चन है डैश इज फ्लोटिंग द इंटरनेट विद मैनी कॉपीज ऑफ सेम मैसेज, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है स्पैम। ठीक है, इंटरनेट पर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए स्पैम चलते रहते हैं, जो कि मतलब उसकी अलग अलग कॉपी या फिर सेम मैसेज होता है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पैम। अगला क्वेश्चन नंबर 87, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इसका सही आंसर है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग अटैक होता है, इसका सही आंसर है, यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विद डैश सिंबल, प्री प्रोसेसर का मतलब होता है जो हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, तो इसका सही आंसर है हैश। ठीक है, हैश साइन का इस्तेमाल करते हैं हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए, और लाइब्रेरी को प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अभी तक हमने देखा है कि सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन जो है वो लगभग 2 या 3 पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें तो वहाँ पर लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मतलब सिलेबस में 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जो पेपर एक्चुअली में हुआ था उसमें 30+ क्वेश्चन पूछे गए थे सी प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके सी प्रोग्रामिंग से यानी प्रैक्टिकल से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सिलेबस पर मत जाइए, लेकिन सिलेबस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पर अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है, जिसमें ये कंडीशन है और कंडीशन ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिटर्न में जाएगा और फॉल्स होती है तो ये रिटर्न में जाएगा। तो देखते हैं कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो 1 लेस देन 2, तो 1 जो है वो लेस देन 2 है, यानी 1 2 से छोटा है, तो ये ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो रिटर्न क्या आएगा 1, तो इसका सही आंसर क्या है, ए 1 आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, तो देखिए ये एंड होता है, ये और होता है और ये नॉट होता है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही है क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन सी लैंग्वेज द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यानी बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कौन सा है, तो सी आंसर इसका सही है। ठीक है, ये वाला हमारा जो ऑपरेटर होता है ये बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका सही आंसर है ट्रोजन हार्स। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ट्रोजन हार्स जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड सीरियल कम्युनिकेशन विद डिवाइसेस
कनेक्टेड विद आर्डिनो, यानी इनमें से कौन, ये देखिए तीनों प्रोटोकॉल होते हैं और इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर है UART। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है UART, और UART की फुल फॉर्म जो है आप देख लेना, ठीक है, ये याद कर लेना। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इसका सही आंसर है यहाँ पर इवेस ड्रॉपिंग। ठीक है, इवेस ड्रॉपिंग मान लो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का अटैक होता है जिसमें जो अटैकर होता है वो आपकी बातों को सीक्रेटली जो है वो सुनता है, लिसन करता है और फिर उस तरह से ये अटैक करता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इसका सही आंसर यहाँ पर है मिराई। ठीक है, मिराई जो है ये इसका सही आंसर है, बाकी यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज कॉमनली नोन एज, यानी जो हम पढ़ते हैं यानी रीड करते हैं तो रीडिंग को कॉमनली क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग यानी कि जब हम किसी भी बुक को या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक तरह से उसको डिकोड करते हैं, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं और समझते हैं, तो एक डिकोडिंग प्रोसेस होती है, और लिखने को इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मतलब एक तरह से एक टर्म होती है, बाकी यहाँ पर आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है डैश इज द डॉक्यूमेंट यूज टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करने के लिए हम कौन से डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, लेटर, ईमेल या मेमो या फिर फैक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मेमो। ठीक है, अलग अलग देखिए लेटर, ईमेल, मेमो और फैक्स ये एक तरह से होते डॉक्यूमेंट ही हैं। फैक्स तो चलो मशीन हो गई, बाकी ये डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन इसमें से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन करने के लिए हम मेमो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट यूज्ड एज एविडेंस इन लीगल केसेस, यानी एविडेंस के तौर पर किसका यूज कर सकते हैं, लेटर, मेमो या नोटिस, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नोटिस। ठीक है, नोटिस का यूज जो है वो हम लीगल एविडेंस के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाइल कन्वर्सेशन द मोस्ट हेल्पफुल फीचर ऑफ लिसनर टू अंडरस्टैंड मीनिंग इज आर। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर है टोन। ठीक है, टोन का मतलब कि जो बातचीत कर रहा है वो किस लय में कर रहा है, किस भाव में कर रहा है, तो हम उसके टोन से पता कर सकते हैं। ठीक है, कि उसका टोन कैसा है, मतलब आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, ये एक्चुअली इन लॉजिकल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से है। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर टोन होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिज्यूम फॉर्मेट, यानी कौन सा वैलिड रिज्यूम फॉर्मेट नहीं है, तो इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो। ठीक है, देखिए जो पोर्टफोलियो होता है वो रिज्यूम नहीं होता, रिज्यूम में हम शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जहां पर हमारे बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, और रिज्यूम में शॉर्ट में होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो जो है ये रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी तक हमने ओ लेवल M4 R5 में इसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया है, जितने प्रैक्टिकल थे प्रैक्टिकल क्लासेस वो भी हमने करवा दी हैं, सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हमने 33 क्वेश्चन करवा दिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 MCQ भी आपके सॉल्व करवा दिए हैं। तो कुल मिला के ओ लेवल M4 R5 की जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, और इसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो सारे नोट्स जो हैं वो कंप्लीटली फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप आराम से ओ लेवल M4 R5 हो या फिर पूरा कंप्लीट ओ लेवल कोर्स हो, ठीक है, आप आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 वीडियो और अपलोड होंगे ओ लेवल M4 R5 के, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का जो मतलब एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे एज इट इज वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले, ताकि थोड़ा सा आपको और हेल्प मिले। हालांकि सिलेबस वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया है M4 R5 का, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी M1 M2 एंड M3 का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ओ लेवल M जो कोर्स है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल UPCSS पर। कोई भी ऑनलाइन ओ लेवल कोर्स आराम से कर सकता है, सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप आराम से बता रखी हैं, जब जिसकी ज़रूरत है हर एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।